अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद सियासी जो टेम्परेचर है वो मुसलसल हाई है। दोनों जानिब से अपने अपने दिफा के लिए हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी मुतहर्रिक है, अपोजिशन भी मुतहर्रिक है। दोनों जानिब से बड़े दावे किए जा रहे हैं अपनी अपनी कामयाबी के, और उसके साथ साथ लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। आज हमने देखा कि अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। फिर फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एक दूसरे पर इल्जामात की आज बरसात देखने को मिली। बहरहाल ये सारा सियासी मंजरनामा अगर इसको देखें तो ये किधर जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और सूरत हाल तहरीक अदम एतमाद को लेकर गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि आज फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाजे किया कि हमारे अरकान असम्बली जाएंगे ही नहीं और ना ही पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देंगे। और वो हवाला देते हैं आइन का जो आर्टिकल है 63A, उसके तहत पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट स्पीकर कबूल नहीं करेंगे। इसके साथ साथ इस आइन के आर्टिकल के हवाले से ऑपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत अपने मतलब की तशरीह निकाल रही है। बहरहाल क्या ये हुकूमत जो जस्टिफिकेशन दे रही है, हुकूमत जो बात कर रही है, उसमें कितना वजन है, बात कर लेते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में माहिर कानून अजहर सदीक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बड़ी गहरी नज़र है इनकी आइन कानून जो मामलात हैं इन पर। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब। अजहर सदीक साहब, यहीं से आगाज कर लेते हैं कि आज बड़ा कैटेगोरिकली गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया कि हमारे जो अरकान असम्बली हैं वो वोट डालने नहीं जाएंगे। फिर 63A का हवाला देती है गवर्नमेंट के, इसके तहत जो है वो स्पीकर नहीं कबूल करेंगे जो अपने ही अरकान वोट डालेंगे पार्टी पॉलिसी के खिलाफ। तो गुंजाइश मौजूद है ऐसी आइन के अंदर? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आइन का आर्टिकल 63A डिफेक्शन या फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से बात करता है, और डिफेक्शन और फ्लोर क्रॉसिंग का इतलाक तब होगा जब आप वोट डाल देंगे। आप पहले तो नहीं कह सकते कि वोट डाला या नहीं डाला है। तो ये तो मैं तो यहाँ अगर जो ये कहा जा रहा है हुकूमती बेंच भी अगर इस बात को इस तरह इंटरप्रिटेशन कर रही है तो वो मेरी जाती राय के मुताबिक गलत है कि जब तक जुर्म नहीं होगा तब तक सजा नहीं हो सकती, पर्चा नहीं हो सकता। तो यहाँ भी ऐसी बात है कि डिफेक्शन 63A जब आप वोट डाल देंगे और वोट डालने के बाद भी आप जो आइन का आर्टिकल 63 है उसने तरीकाकार दिया है। पार्टी लीडर शोकाज करेगा, पर्सनल हेयरिंग करेगा, फिर डिक्लेरेशन देगा और फिर वो डिस्क्वालीफाई होगा। वो एक अलग बात है कि उसके बाद नया वजीर आज़म कोई आता है तो अदम एतमाद का वोट देने के हवाले से स्पीकर रोक सकता है कि आपके खिलाफ डिफेक्शन चल रही है, डिफेक्शन का फैसला होगा, मैं आपको वोट डालने नहीं दूंगा। यहाँ क्या हो सकता है कि वजीर आज़म इमरान खान साहब जो मौजूदा गवर्नमेंट है या वजीर आज़म इमरान खान जो कि पार्टी हेड है, वो 37 जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत वो लिखेंगे तमाम अपने मेंबर्स को कि आइन का आर्टिकल 63 कहता है कि अदम एतमाद की वोट में आपने पार्टी को आपने वोट नहीं डालना है। वो डायरेक्शन सबको देता है, सबको सर्विस करा देता है कि आपने ऐसा काम नहीं करना। और आपको याद होगा कि गुलराई वाले आयशा गुलराई के केस में कुछ चीजें सेटल हो चुकी है। वो आप स्पीकर के पास जाएंगे, स्पीकर कहेंगे कि आप इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। इस चीज को सामने रखते हैं कि आपके पार्टी लीडर ने कहा है कि आपने वोट नहीं डालना। उसके बावजूद भी अगर वो आ जाते हैं, वो अगर वोट डालते हैं तो फिर वोट अगर डाल दे तो फिर आप रोक नहीं सकते हैं। अच्छा, वोट डाल सकते हैं, रोक दिया जाए तो वो मैं नहीं समझता को पॉसिबल है। और यहाँ उससे आगे का ही हाल है। मिसाल के तौर पर वोट की काउंटिंग शुरू होती है, स्पीकर कहता है कि जनाब 160 वोट है, चाहे वो 172 वोट हो, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। तो स्पीकर एक रूलिंग दे देगा। वो रूलिंग गलत है या सही वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से ये केस सेटल हो चुका है। अब तो सवाल ये है कि आइन के आर्टिकल 54 के तहत असेंबली का इजलास 14 दिन के अंदर बुलाया जा सकता है, और ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है क्योंकि कॉन्सिक्वेंस नहीं दी है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं 14 दिन के अंदर ये बहस हो रही है, वो भी हो सकती है, वो भी डिले किया जा सकता है। ये वो सारा, और एक और काम हो सकता है कि 63A के इतलाक के हवाले से जब ये ऐसी बात कहेंगे, कोई सवाल ऐसा रखते हैं तो वो मामला भेज देता है अटॉर्नी जनरल को ओपिनियन के हवाले से। 63A के कॉन्टेक्स्ट में अभी रूल्स नहीं बने हैं। मौजूदा हुकूमत रूल्स बना देती है, उसमें ये पैरामीटर तय कर देती है कि डिफेक्शन को रोकने के हवाले से। तो फिर वो उसका इतलाक जो है आने वाला इजलास के अंदर वो होगा।
इनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि ये रूल्स अमेंड कर ले। ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, अभी लेटेस्ट जजमेंट आ गई है जो के हवाले से, वो ऑर्डिनेंस ले लाने में शायद तो बातें हो, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ऑर्डिनेंस बिल्कुल आ नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा असर सदीक साहब, जिस तरह से आपने अभी बात की कि वोट डालने से इन्हें कोई रोक नहीं सकता, बिलफर्ज अगर वो वोट डाल देते हैं तो फिर जो नाहली होगी, जितने जो भी प्रोसीजर के बाद इन अरकान की जो नाहली होगी, क्या वो ताहयात नाहली होगी? देखिए यहाँ ये मैं क्लियर कर दूं कि आर्टिकल 62 और 63 के अंदर ये नहीं आता। अच्छा। ताहयात नाहली जो है ना वो 62(1)(f) के तहत है, डिक्लेरेशन के तहत। ये जो नाहली होगी ना, ये नाहली आपको सिर्फ इस इलेक्शन के हवाले से है। अच्छा। आप यानी मिसाल के तौर पर आज पार्टी से आप इस्तीफा दे रहे, इस्तीफा दे के इलेक्शन लड़ रहे जिस मल्टी पार्टी के साथ, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ मौजूदा के यानी आज आपकी डिफेक्शन हो जाती है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, आप दोबारा इलेक्शन फिर लड़ सकते हैं। तो ये कदगन ताहयात नाहली के हवाले से भी जो गवर्नमेंट ने क्या सर आपको, ठीक है। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट की जानिब से पूरा जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, और जाहिर है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, कल से ये डिस्कशन बड़ी जोर पकड़ रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या इन्हीं कानूनी माहिरीन से मशवरा किए बगैर ही ये बात कर दी है कि ये 62A जो है इस ये जो शिक है आइन की, इसके तहत हम जाने नहीं देंगे या रोक देंगे या हम नाहल कर देंगे? ये गवर्नमेंट ने मशवरा नहीं किया होगा आईनी कानूनी माहिरीन से? फवाद चौधरी साहब तो खुद बड़ा समझते हैं लॉ को। आर्टिकल 63A को मौजूदा शक्ल में रख दिया जाए तो उसके मुताबिक तो वोट डालने के बाद डिस्क्वालीफाई होना है। इसके रूल्स ऑफ प्रोसीजर अमेंड आप बना सकते हैं, नेशनल असेंबली की जो रूल्स है उसमें तरमीम कर सकते हैं कि आर्टिकल 63A का इतलाक किस तरह होगा। पार्टी लीडर नोटिस दे देगा, अगर नोटिस देने के बावजूद भी आए तो वोट कंसिडर नहीं होगा। आप ये वो सारी चीजें वहां पर लगा सकते हैं इस तरह, लेकिन मौजूदा शक्ल के अंदर आर्टिकल 63A और जो रूल जो भी जिस शक्ल में भी मौजूद है उसके तहत आप उनको वोट डालने से रोक नहीं सकते हैं। वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अलग बात है कि वो वोट आपकी अमानत है। उसको रेगुलेट करने के हवाले से रूल्स बनाने चाहिए। वो रूल्स बनाते हैं या नहीं बनाते, और ये इलेक्शन एक्ट में नहीं ले जा सकते ये मामला, क्योंकि वजीर आजम का इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसका जो तरीकाकार आइन ने दिया है, और यहाँ इसको रेगुलेट करने के लिए असेंबली की प्रोसीडिंग रेगुलेट करने के लिए वो आप जो नेशनल असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर है आपको उसके अंदर तरामीम करनी है, और वो अभी तक इस तरफ आ नहीं रहा। हो सकता है ये तरामीम भी कर रही हो, मैं ये नहीं कह रहा कि लीगली ये बात जो है वो तो इतना वक्त है अभी तरमीम करने का? असर सदीक साहब, अभी वक्त है ये तरमीम करना? अभी तो टाइम नहीं है ना, तो पॉसिबल भी नहीं है। तरमीम की जा सकती है आज भी, आप बेफिक्र हैं। तरमीम चैलेंज करने की अलग बात है, लेकिन तरमीम आज भी हो सकती है। नेशनल असेंबली के रूल्स में एक लकूना है, क्योंकि तमाम सियासी जमातों ने दो चीजें तय की थी। पिछले जितनी भी सियासी जमातें हैं मिसाल के जमहूरियत के तहत तय की, उन्होंने वक्त से पहले असेंबलियां डिसॉल्व नहीं कर दी है, किसी भी हुकूमत को वक्त से पहले घर नहीं भेजना। इसी तरह आर्टिकल 58 में आज इनको याद आ रहा होगा कि अगर आर्टिकल 58 में वो तरमीम न करते तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना होते। मैं खुद समझता हूँ कि मौजूदा हालात में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नजर आ रहे हैं मुझे। और जब तक आप वो लकूना फिल नहीं करेंगे, और लकूना फिल होने का तरीकाकार यही है कि आपको क्या करना है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनाने हैं। ऑर्डिनेंस अब मेरी समझ से बाहर है, तो ऑर्डिनेंस को नया लेके भी आना चाहते हैं तो वो स्पेसिफिक वो तो रोक दी है ना, अदालत ने कहा है कि जब तक कोई बहुत इमरजेंसी ना हो तब तक आप ऑर्डिनेंस ला नहीं सकते। शायद चैलेंज करना मुश्किल है। नहीं, तो आज अदालत ने कहा है ना कि ऑर्डिनेंस कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी जब तक ना हो जाए आप ऑर्डिनेंस ला ही नहीं सकते। नहीं देखिए, मैं नहीं, वो जजमेंट इंटरप्रिटेशन मांगती है जो जस्टिस तारिक फारिसा के हवाले से आई है। ये नहीं है आर्टिकल 89 मौजूद है। अब आर्टिकल 89 यानी सुप्रीम कोर्ट का बात कहाँ से इख्तियार आ गया कि आर्टिकल 89 को इतना पुराने आर्टिकल इतनी जजमेंट है उसके ऊपर आ चुकी है। वो सिर्फ बता रहे हैं किन हालात में आना चाहिए, किन हालात में नहीं आ सकता। अच्छा। मैं नहीं समझता कि अगर इन चीजों सारों को सामने रख के देखा जाए ऑर्डिनेंस आज भी आ सकता है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस के लिए हालात आपको बनाने हैं। ठीक है। अच्छा, बड़ी सियासत पर भी बड़ी गहरी नजर है कानूनी मामलात के साथ साथ। अजहर सिद्दीक साहब आपकी अभी ये जो तमाम तर सूरत हाल है, वोट डालने के बाद अगर ये लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, अगर 10 से 15 लोग भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, फिर तो ये अपनी अक्सरियत खो देगी गवर्नमेंट। तो ये खतरात हैं गवर्नमेंट के लिए, आपको क्या लगता है?
जी अपना सोनिया जरा आवाज डिस्टॉर्ट हुई थी, समझ नहीं आया, दोबारा बोलिए। अजहर सदीक साहब, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि वोट डालने के बाद ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो अगर ये डिस्क्वालीफाई 10 से 15 लोग भी पार्टी के अरकान हो जाते हैं तो जाहिर है हुकूमत अक्सरियत खो देगी अपनी, तो ये फिर मुश्किल नहीं हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए? देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि अपना एकदम आपने फ्लोर क्रॉस कर लिया, हाँ। तो वो सारे पे इलेक्शन होंगे दोबारा, याद रखिएगा। हाँ। उसपे आपको सीटें खाली हो जाएंगी और यानी आपने फर्ज करें तहरीक एतमाद कामयाब हो भी गई अगर कामयाब, हाँ। तो उसको अगर सामने रख के अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो वही मेंबर जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला चल रहा होगा ना, जब तक वो उनका फैसला नहीं होता वो स्पीकर उनको वोट रोक सकता है, तो वो उनके लिए बड़े मसाइल बन सकती है और बड़े यानी मैं हो। और अल्टीमेटली ये कोशिश इनकी यही होती है असेंबलियां डिसॉल्व मतलब सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। तो अगर इस तरह असेंबलियां डिसॉल्व की गई तो हम चैलेंज करेंगे इसको। असेंबलियों का टाइम 5 साल का है, वो 5 साल का पूरा होना चाहिए और ये बेईमानी ये नहीं चलनी चाहिए। आप सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, अभी आपने बात की कि ये वोट डालने से पहले तो मुजरिम तस्वुर नहीं किए जाते, वोट डालने के बाद ही डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, फिर आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर उनको रोक भी सकता है वोट डालने से। देखिए ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन स्पीकर अगर एक रूलिंग दे देता है तो वो रूलिंग अगर आप देखो ना रूलिंग अब दे देता है तो रूलिंग अदालतों में चैलेंज होगी जाकर, वो कब जाके सेटल होती है। यानी हालात ऐसे बनाए जा सकते हैं मगर ऐसी रवायत और डेमोक्रेसी में या मौजूदा हालात में अगर कायम करेंगे तो बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। हाँ। और उसकी बजाय मैं चाहता हूँ कि आप खुले दिल से सारे हालात और वाकयात को देखें, उनको फेस करें। ये काम उन लोगों का काम है और यहाँ हमें यहाँ क्या सोचना है, हमें आपको इस तरह ऑर्डिनेंस के ऐसे हालात ला रहे हैं कि ये जो पैसे देकर खरीद कर ये सारे यानी ये फ्लोर क्लासिंग इसलिए नहीं कर रहे असूलों के ऊपर, कौन सी असूल है सर सियासत में सर कौन से उसूलों की बात कर रहे हैं? सेनेट इलेक्शन में बनाना है कि इनके चेहरे नंगे किए जाए और इस बुनियाद पर के ये या तो अगर बताए ना आप पार्टी से इस्तीफा दे, असूली तौर पर अगर मोरालिटी पे जाए पार्टी से इस्तीफा दे, नया इलेक्शन लड़े, अगर उसको मर्जी वोट रखा है, ये मोरालिटी की बातें हो रही है। ये मोरालिटी को कौन देखता है? अजहर सदीक साहब, सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी साहब की एक दिन पहले वीडियो मंजर आम पर आती है तमाम तर सबूतों के साथ, इलेक्शन में वो सारी चीजें लेकर जाते हैं लेकिन नतीजा कोई आज तक निकला नहीं है। ठीक है, अजहर सदीक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब आपके वक्त का। नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जैसा कि नाज़रीन डिस्कशन चल रही थी कि हुकूमत ने आज बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि हमारे जो अरकाने असम्बली हैं वो असम्बली नहीं जाएंगे, वोट नहीं डालेंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी जानिब से हवाला दिया गया इनके आर्टिकल 63A का और कहा गया कि इस 63A के तहत पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट स्पीकर कबूल नहीं करेंगे। अब जाहिर है जैसे अभी पहले भी बात हो रही थी, अपोजिशन ये कह रही है कि ये अपनी मर्जी की तशरीह कर रहे हैं। बहरहाल क्या कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है आइन के अंदर? आइन का आर्टिकल 63A बेसिकली कहता क्या है? माहिर कानून शाखावर साहब ने हमें ज्वाइन किया इस हवाले से, उनसे भी जरा राय ले लेते हैं। शाखावर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये गवर्नमेंट जो बात कर रही है आर्टिकल 63A के हवाले से कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट स्पीकर जो है वो कबूल नहीं करेंगे और हमारे तो अरकान जो असम्बली हैं वो तो असम्बली जा ही नहीं सकेंगे, हम उनको जाने नहीं देंगे, तो कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है? गवर्नमेंट का मौकिफ दुरुस्त है? देखिए बात ये है सोनिया कि ये जो आर्टिकल 63A है ये तो एक अदीबी कार्रवाई है, इसको कहते हैं ये पीनल क्लॉज है। ओके। ये एक सजा है। किस बात की सजा है कि अगर कोई भी किसी भी पार्लिमानी पार्टी का रुकन जो कि पार्लियामेंट के मेंबर हो और वो पार्लिमानी पार्टी की किसी जो करारदाद है या फैसला है उसके अगेंस्ट अगर वो वोट करता है या अब्सटेन करता है और खास तौर के ऊपर जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस हो, तो जब वो वोट अपनी डायरेक्शन के अगेंस्ट करेगा पार्लिमानी पार्टी के और पार्टी हेड के पास भी ये इख्तियार है कि वो उसको जो है डिफेक्ट उसको जो है वो एक नोटिफिकेशन के जरिए उसको डिक्लेयर कर सकता है कि इसने डिफेक्ट
नोटिस दिया जाएगा, फिर उसके जवाब से अगर नहीं ना हो तो फिर पार्टी है उसको डिक्लेयर कर देगा और उसको फिर स्पीकर नेशनल असेंबली के पास जो है वो, या सेनेट हो तो वो चेयरमैन सेनेट के पास उसका रेफरेंस भेज देगा, जो कि 2 दिन के अंदर अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। तो ये बात करना कि वहां पे कोई नहीं जाएगा और अगर कोई चला गया तो स्पीकर जो है वो उसको अपना राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज करने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि वो पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ होगी। ये मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 63A की रूह के बिल्कुल बनाती है, क्योंकि ये 63A इन्वोक ही तब हो सकती है कि जब कोई डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट दे दे या एब्सटेन करे। तो जब अगर वोट दे देगा वो वोट इनवैलिड नहीं होगा, वो तो फिर अच्छा तो काउंट होगा। ओके, तो हाँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी कोई प्रोविजन नहीं है ओके, कि आप किसी चीज को प्रियम्प्ट कर सके कि आप जो है अगर वोट देने जा रहे हैं तो आपको रोका जाएगा। आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने अरकान असेंबली को रोक सके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जाहिर है वोट डालने के बाद ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है, ये जो सजा होती है, जो भी प्रोसीजर है, ये जिस प्रोसेस से गुजर कर, तो ये क्या ताहयात नाहली होगी? नहीं, बिल्कुल भी ताहयात नहीं होगी। वो होगी उस टर्म के लिए, जिस टर्म के लिए जब वो, क्योंकि उसमें आर्टिकल 62(1)(f का बात नहीं होगा, जो उम्र नायल नहीं होती है। हाँ, तो सिर्फ उस टर्म के लिए उसको नायल करार दिया जा सकता है। उसके बाद जो है वो उस पर कोई कब्जा नहीं है कि वो पार्लियामेंट का या कोई किसी और इलेक्टेड ऑफिस का जो है वो इलेक्शन में ऐसा नहीं दे सकता। तो गवर्नमेंट इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है शाखावर साहब इस सारे मामले को लेकर? और बार बार मीडिया के अंदर कल से एक डिस्कशन चल रही है कि इमरान खान साहब ने ये तुर्क का जो आखिरी पत्ता था वो भी फेंक दिया है, अब ये अरकान असेंबली को जाने नहीं देंगे, हमारे पास ये आइन के अंदर गुंजाइश हमने निकाल दी है। क्या हुकूमत ने कानूनी और आइनी माहिरीन से क्या बहस नहीं की होगी, उनसे क्या मशवरा नहीं लिया होगा? खुद फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही, तो फवाद चौधरी साहब से जाहिर है वो भी लॉ को बड़े अच्छा जानते हैं, वजीर कानून है, ये कोई पार्टी के अंदर डिस्कशन किए बगैर ही उन्होंने ये शोशा छोड़ दिया? फिर देखिए सोनिया, ये जहाँ तक कानूनी मुशावरत का ताल्लुक है, या देखिए इनके पास बड़े अच्छे अच्छे जो है लॉयर्स मौजूद हैं जो कि वकालत में बड़ा नाम है। इवन फरोग नसीम जो है वो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, अभी जफर साहब प्रैक्टिसिंग लॉयर है, बाबर अवान साहब जो उनके पार्लिमानी मुशीर है। बाबर अवान साहब नहीं बल्कि ये गुंजाइश निकाली है शाखावर साहब भी रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई अगर किसी ने मशवरा ऐसा दिया है, अगर आर्टिकल 63A को इस तरीके से ये उसकी तशरीह कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई मुनासिब मशवरा नहीं है, क्योंकि आइन जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है, उसमें जो कोई एम्बिग्विटी नहीं है। आर्टिकल 63A इसलिए मैंने पहले कहा आर्टिकल 63A उस वक्त इस्तेमाल हो सकता है तो जब कोई वोट कास्ट कर देगा या डायरेक्शन के अगेंस्ट एब्सटेन करेगा, वोट कास्ट नहीं करेगा। सही सही, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। सही, ठीक है। अच्छा शाखावर साहब, सियासी मंजरनामे पर भी बड़ी आपकी गहरी नजर होती है, आईनी कानूनी जो मामलात हैं इसके साथ साथ, तो क्या लग रहा है सर, ये क्या होने क्या जा रहा है? आपको लगता है कि ये तहरीक अदम एतमाद का ये मामला है, उसका ऊंट किस करवट बैठेगा? गवर्नमेंट अपनी जगह पर बड़ी कॉन्फिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं। फवाद चौधरी साहब आज कह रहे थे 179 की तादाद हमारे पास पूरी है, मजीद लोग भी हमारे साथ हैं, ऑपोजिशन अपनी जगह पर डटी हुई है। फिर जो इत्तेहादियों के मामलात हैं वहां पर भी आप देखें इफ एंड बट्स के साथ बात हो रही है, ना गवर्नमेंट के हक में बयान दिया जा रहा है, ना ऑपोजिशन के हक में बयान दिया जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं न्यूट्रल हो गई है। आज फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बड़े इल्जामात भी लगाए ऑपोजिशन पर, जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज को भी बीच में घसीटा गया। तो क्या सिनेरियो देख रहे हैं मुस्तकबिल का? देखिए ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। देखिए इस वक्त जो गम और गुस्सा और एक दूसरे के खिलाफ जितनी भी बातें हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वो तो ऐसी हो गई है कि जो जाती दुश्मनी से भी ज्यादा आगे बढ़ गई है। ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। और अगर जिस तरह की हुकूमत ने अनाउंस किया है कि वो जो वोटिंग होगी या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तारीख जो पेश की जाएगी, तो वो अपने अरकान को वहां जाने नहीं देंगे, अगर कोई पहुंचेगा उसको वो वोट नहीं कास्ट करने देंगे। अब मसला ये है कि जो स्पीकर और जो चेयरमैन सेनेट है उनको प्रिविलेजेस हासिल
काबिल है, आइन में प्रिविलेजेस दी हुई है, उनके अपने रूल्स ऑफ बिजनेस है। उसकी वजह यह है कि कोई भी स्पीकर की या चेयरमैन सेनेट की जो रूलिंग है, चाहे वो गलत हो, वो कहीं पे भी किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। अच्छा। तो पेनल्टी अटेन कर जाएगी। मसलन अगर कि हुकूमती कुछ लोग जाके वोट देना भी चाहेंगे और उनको राइट ऑफ वोट नहीं दिया जाएगा स्पीकर की तरफ से, तो वहां पे एक आईनी डेड ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। हाँ, जब आईनी डेड ब्लॉक क्रिएट होता है तो उसकी जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होते हैं वो अवाम होते हैं और जमहूरियत होती है। तो मुझे तो फिर ऐसी सूरत में एक ऐसा डेड ब्लॉक नजर आ रहा है जिसके आगे जो है वो फिर कुछ भी नहीं है। अच्छा। मैं तो ये बड़ा वादे तौर पे ये आपको कह सकता हूँ कि अगर इस तरह का डेड ब्लॉक क्रिएट हो गया, हाँ। तो आप किसी किस्म की कोई गैर मामूली सूरत हाल जो है उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं तो सर ये जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अगर ये आईनी बहरान की तरह मामला जाता है, स्पीकर अगर वोट कास्ट करने नहीं देता अरकान को, तो आज खुर्शीद शाह साहब भी हमारे प्रोग्राम में थे, उनकी जानिब से भी कहा गया कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद उन्होंने तो थ्रेट किया कि नाकाम हो जाती है तो फिर बड़े गैर मामूली हालात का सामना करना होगा, बड़े हालात खराब हो जाएंगे। तो लीगली सर मुझे थोड़ा सा बताएं कि फिर क्या सूरत हाल बनेगी? जाहिर है इसको अदालतों में आगे चैलेंज किया जाएगा मामलात को, और ये फिर नो कॉन्फिडेंस का ये मामला है, ये यहीं पे रुका रहेगा? देखिए, नो कॉन्फिडेंस अगर तो रूटीन में हो जाए कि उसको जैसे पेश कर दिया जाए असेंबली में और फॉर एंड अगेंस्ट वोटिंग हो जाए, है तो ये जमहूरी तरीका है। मैं तो समझता हूँ कि ये भी ऐसे हालात यहाँ पे नहीं पहुंचने चाहिए थे। इसमें हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो पार्लियामेंट में एक साझगार और एक हार्मोनियस माहौल पैदा करते, जिसमें अपोजिशन को दीवार के साथ ना लगाते, जिसके बाद उनके पास और कोई चारा ना रहता कि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पेश कर दिए। ये तो एक आइडियल सिचुएशन होती कि ऐसा ना होता। वो तो सर गवर्नमेंट ये हो रहा है तो फिर इसकी तो आइन में गुंजाइश मौजूद है, तो आइन की पासदारी तो और आइन का जो एहतराम है वो तो सबका फर्ज है, वो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे स्पीकर हो। लेकिन सर गवर्नमेंट, ठीक है ये बात आपकी दुरुस्त है कि गवर्नमेंट जो है वो रिसीविंग एंड पे होती है और अल्टीमेटली जो भी मामलात इस वक्त हैं मुल्क के ऐसी सूरत हाल का मुतहम्मिल हो नहीं सकता, अल्टीमेटली ब्लेम गवर्नमेंट पर ही आता है। लेकिन सर ये तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को चलने नहीं देंगे, या नाहल है, सिलेक्टेड है, फिर पीडीएम इन्होंने बनाई, फिर क्या क्या इल्जामात लगे, तो फिर कसूर सिर्फ गवर्नमेंट का तो नहीं है। देखिए, वो ठीक है, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे हैं, चाहे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, चाहे बिलावल भुट्टो हो। देखिए, एक बात आप याद रखिएगा कि जिस दिन पहला कौमी असम्बली का इजलास हुआ था, उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कि ऑपोजिशन में भी थी, उनके पार्लियामानी लीडर्स ने उनको कहा था कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिलेक्शन के ऊपर। वो सिलेक्टेड भी कहा होगा। तो जाते ना सर इलेक्शन में, जाते अदालतों में जाते, साबित करते। हाथ बढ़ाया था कि हम जमहूरियत के लिए और पार्लियामेंट की जो बालादस्ती के लिए हम बिल्कुल उनके साथ भरपूर ताउन सर तकरीर नहीं करने दी थी पहली बार प्राइम मिनिस्टर को, आपको याद होगा सर, प्राइम मिनिस्टर को तकरीर नहीं करने दी थी, मेरे ख्याल से वो गुस्सा शायद गया नहीं है आज तक प्राइम मिनिस्टर का। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पहली तकरीर थी, हाँ। पहला दिन जो नेशनल असेंबली का था, हाँ। उसमें तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। उस वक्त तो अपोजिशन की जमातों ने भी, उनकी पार्लियामानी पार्टियों ने भी भरपूर ताउन के यकीन दिलाया था कि हम आपको ताउन करेंगे। ठीक है आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सर वो गवर्नमेंट में जस्टिफिकेशन ये देती है कि वो फिर हमसे एनआरओ मांग रहे थे बदले में। आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर का तो पूरा एक बयानिया, ये एहतसाब का बयानिया था, करप्शन के खिलाफ जंग थी। आज तक शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है कि शायद मैंने उनसे कोई बात कर ली तो फिर मेरे इस बयानिए को कोई धचका पहुंचेगा। तो ये कहते हैं कि जब भी हम इनसे कोई बात करते हैं तो ये एनआरओ का पूरा एक हमें दे देते हैं कि हमें फलां चीजों पर एनआरओ दो, हमारे केसेस खत्म करो। देखिए सुनिए, बात ये है, देखिए मेरा नहीं समझता ख्याल है कि किसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे किसी ने एनआरओ मांगा हो, ऐसा इशू नहीं है। देखिए, बात ये है कि जब तक आप अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे, जिस पॉलिटिकल पार्टी को अवाम ने अक्सरियत से मुंतखब किया उसका हक है कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाए और रूल करे, और इसी तरीके से कुछ अपोजिशन के लोगों को भी तो लोगों ने इलेक्ट किया होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात। अपोजिशन लीडर जो है या अपोजिशन के जो पार्लियामानी लीडर होते हैं, उनको भी तो अवाम ने ही भेजा हुआ अपने वोट से, उसका एहतराम भी उतना ही जरूरी है
तो जितना लीडर ऑफ द हाउस के एहतराम है। तो ये जो एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, तो मैं फिर भी ये कहूंगा कि ये ऑर्डर ऑफ द हाउस को मेंटेन रखने के लिए ये स्पीकर का काम होता है या जो ट्रेजरी बेंचेस होते हैं उनका काम होता है कि वो कि कम से कम पार्लियामेंट के माहौल को बेहतर रखें और कानून साजी और बाकी ठीक है। अच्छा ठीक है, चलते रहे। अच्छा यहाँ पे जिस तरीके से अब मशवरे दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पहले भी गलत मशवरे दिए गए जो कि आज नोयत किस हद तक पहुंच गई है कि मुल्क एक बहुत बड़े सियासी और आईनी बहरान का शिकार होने जा रहा है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा शाखावत साहब, अगले कुछ दिनों तक सिनेरियो क्या बनता देख रहे हैं आप? ये जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर अंसारुल इस्लाम, ये जो डंडा बरदार फोर्स है, मौलाना फजलुर रहमान की पुलिस और उनके दरमियान झड़पें जारी हैं। मौलाना फजलुर रहमान की हिदायत पर ये कहा गया है कि उन्हें वहां पर भेजा गया है कि शायद हुकूमती के अंडर जो इदारे आ रहे हैं वो शायद हमारे अरकान को अगवा न कर लें। ये तो कोई लॉजिक बनती नहीं है। तो ये पूरी एक सूरत हाल तसादुम का सा माहौल पैदा कर रही है। फिर मुस्लिम नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप देख लें, फिर दीगर जो बदले में गवर्नमेंट जो बयानात दे रही है, तो आपको लगता है ये तसादुम की तरफ जा सकता है मामला? बिल्कुल जी, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। देखिए तो जब हुकूमत की तरफ से, जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, मैं आपको बताऊं बड़ी अफसोसनाक बात है, जब इस तरह की आप बातें करेंगे कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इनको जो है पीछा करेंगे और इनके साथ वो करेंगे जो ये याद रखेंगे, तो फिर देखिए ना, ये तो फिर उसका फिर क्या रिएक्शन आएगा दूसरी तरफ से। तो दूसरी तरफ से भी फिर इसी तरह की जुबान इस्तेमाल होगी। वो भी फिर ये कहेंगे कि अगर आप हमें विक्टिमाइज करेंगे तो हम भी जोरे बाजू से उसका मुकाबला करेंगे। बिल्कुल, वो कहते हैं हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई। ये जो है ना, सेंस प्रिवेल होना बड़ा जरूरी है। हाँ। और ये दोनों तरफ से सेंस प्रिवेल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ना हुआ तो फिर तो एक मुल्क एक सियासी बहरान का शिकार हो जाएगा, आईनी बहरान का। तो फिर जिम्मेदारी किस पे आयद होगी सर इसकी? गवर्नमेंट पे? देखिए मैं तो समझता हूँ कि पहली जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है और उसके साथ साथ फिर दूसरे नंबर पे अपोजिशन की भी है कि वो होश के नाखुन ले सब ये कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट न करे कि ये जो जमहूरियत हमारे मुल्क में जो थोड़ी बहुत जो है ये पनप रही थी या कुछ मैच्योर हो चुकी थी, कहीं उसको नुकसान ना हो जाए। और ये हालात मुझे जो है ये बड़े खतरनाक तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून शाखावत साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, सूरत हाल तमाम तर इस वक्त आपके सामने है, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, उनकी जानिब से शदीद लफ्जी गोलाबारी जारी है। आज की ही अगर आप मिसाल ले लें तो हमने देखा कि कल प्राइम मिनिस्टर ने हमने देखा कि अपने मुखालिफिन को ललकारा। आसिफ अली जरदारी साहब को कहा कि आप मेरा पहला टारगेट होंगे। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात की, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बात की, और आज हमने देखा कि इस सब का रद्द अमल आ गया। बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खातून अव्वल पर इल्जामात लगाते हैं, फिर इमरान खान साहब के मरहूम जो वालिद हैं उन पर करप्शन के इल्जामात लग जाते हैं, उनकी बहन पर इल्जामात लग जाते हैं, फिर बदले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं शहबाज गिल साहब और उनकी जानिब से हमने देखा कि शहीद बीबी बेनज़ीर के हवाले से इल्जामात लगाए गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर हमने देखा कि इल्जामात लगाए गए और ये कहा गया कि खातून अव्वल के हवाले से, वो खातून अव्वल जिनका सियासत में कोई इतना अमल दखल भी नहीं है, उनके हवाले से आप बात करें तो रद्द अमल तो आएगा। फिर फजलुर रहमान साहब ने कल की प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पर आज बड़ा सख्त रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि ये फंडिंग से आए, इन्होंने मोसाद ने, रॉ ने और अमरीकी लॉबी ने जो है वो फंडिंग की है, ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हम भी तैयार हैं अगर आप हमें धमकाते हैं। फिर आज फवाद चौधरी साहब ने हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जाहिर है मासी के पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बयानात दिए जाते रहे, फौज मुखालिफ, फिर मेमो गेट जो स्कैंडल रहा पीपल्स पार्टी के दौर में, उस हवाले से पूरी एक डॉक्यूमेंट्री चलाई और ये बताया कि किस तरह से पीपल्स पार्टी उन्हें उस वक्त जब हुकूमत में थी तो सारे मामलात करके अपनी हुकूमत बचाने के लिए कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किए। फिर फौज मुखालिफ जो नारे लगते रहे PMLN के जलसों में, मरीम नवाज साहिबा के मौजूदगी में
हैं वो भी चलाए गए और फौज के हवाले से ज़ाहिर बात की गई, वो बयानात जो हैं वो बार बार चलाए गए। फिर उसके बदले में उसके रिएक्शन में उसमें नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा कि वे भी मोदी के हक में बयानात देते रहे, ये फौज के हवाले से बयानात देते रहे। तो ये बड़ा एक अजीबो गरीब सिलसिला जो है, जो कि काफ़ी अफसोसनाक है। और अभी जिस तरह से कानूनी माहिरीन की राय भी आपने जानी, उनकी जानिब से भी कहा गया कि सूरत हाल ऐसी ही रही तो फिर मुल्क किसी बड़े बहरान में अल्लाह ना करे सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाए कि सियासी आईनी बहरान पैदा हो जाए। बहरहाल ये सब कुछ जो भी हो रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर, इसमें अगर कोई पिस रहा है तो वो सिर्फ आवाम पिस रही है, क्योंकि आवाम मुंतखब करती है इन नुमाइंदों को कि वो आए पार्लियामेंट के अंदर, अवामी मसाइल के हवाले से बात करें, महंगाई पर बात करें, आवाम को इन मसाइल से, इस मुल्क को कर्जों के दलदल से, IMF के चुंगल से, दीगर खारजा मामलात पर बात करने की बजाय ये जो है वो माहौल इस वक्त इतना नाखुशगवार हो गया है कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की डंडा बरदार फोर्स मौजूद है, पुलिस वहां पर मौजूद है, झड़पें हो रही हैं। बहरहाल जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि हुकूमत हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है और हुकूमत का फर्ज है कि आगे बढ़कर मामलात जो हैं वो सुलझाएं। अगर तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, बल्कि जितने नंबर्स दरकार होने चाहिए उससे ज़्यादा तादाद अगर मौजूद है तो फिर लेकर आने दें इनको, तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा। अगर आपके अरकान आप पर एतमाद नहीं करते तो फिर ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद भी एक कानूनी तरीका है, एक आइनी तरीका है जिसके तहत अपोजिशन की तहरीक लेकर आ रही है। बहरहाल एक कुछ दिनों के अंदर सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि होने क्या जा रहा है, ख़तरा किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, अपोजिशन के लिए। ये था मेरा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।